पर्वतों से होड़ लगाना आसान नहीं, अपने और परायों में फर्क नहीं करना आसान नहीं है। हिम्मत उसी में जिसने उसूलों पर जी है जिंदगी। भूखंडों के तो कई मालिक बने, लेकिन आसमान सी ऊंचाइयां उसी ने पाई जो भूखा रहकर भी लोगों की फिक्र करता रहे। जीवन में जब कुछ नहीं था तब भी लोगों के बीच में रहा। आज सब कुछ है फिर भी लोगों के बीच में है। न तब कोई पराया था न अब कोई पराया है। वो दिवाली राजभवन में नहीं गांव में मनाता है ऐसी शख्सियत उसकी, पर्वतों को भी उसने झुका दिया है। वो भूखंडों का स्वामी नहीं, गरीबों के दिलों का राजा है। उत्तराखंड देवभूमि। यहां सुबह होती देखी जा सकती है। शाम को पर्वतों के पीछे छुपता सूर्य भी नजर आ जाता है। पर्वतों से गिरते झरने, कल कल प्रवाहित होती नदियां, हरे भरे पहाड़ और ऊंचा हिमालय बरबस मन को आकर्षित करता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि पहाड़ों पर सितारे भी चमकते हैं, जो आसमान के सितारों से होड़ लगाते नजर आते हैं। इनकी चमक भी आसमान के सितारों से कहीं ज्यादा नजर आती है। आपको शायद यकीन नहीं हो, उत्तराखंड की भूमि पर जो सितारे पैदा हुए उनकी गिनती आसान नहीं। लेकिन जिन सितारों ने राजनीति में अपनी चमक बिखेरी, उनमें गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं मौजूदा वक्त में सियासत के आसमान पर जो सितारा अपनी चमक बिखेर रहा है वो राजा नहीं है, फकीर है, जो उत्तराखंड के बागेश्वर के एक अति दुर्गम इलाके चेट्टा बगड़ में पालना धूरा में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। वो कोई और नहीं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। आदरणीय महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी को मैं जब बीए में पढ़ता था तब से जानता हूँ, और उन दिनों वो अध्यापन में थे शिशु मंदिर में। और जीवन में एक लक्ष्य बनाता है व्यक्ति, तो कोश्यारी जी ने तभी अपना एक लक्ष्य बना लिया था, और समाज सेवा। इधर राजनीति के जरिए भी उन्होंने समाज सेवा की। प्रारंभ में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते वो समाज सेवा से जुड़े रहे, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी समाज सेवा का जो दायरा है वो बहुत विस्तीर्ण हो गया। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया है, या यूं कहें कि वो इन पहाड़ों में संघर्ष करते हुए पले और बढ़े हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में ही हुई है। उसके बाद शामा, कपकोट, पिथौरागढ़ होते हुए वे उच्च शिक्षा के लिए अल्मोड़ा गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उन्हें सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन उन्होंने छात्र जीवन में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था। वो नौकरी से इस्तीफा देकर अपने गांव लौट आए। गद्दा ने जब अपनी शिक्षा ग्रहण की अल्मोड़ा से, और उसके बाद सरकारी सेवा में आपका चयन हो जाता है, लेकिन राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए आप सरकारी सेवा नहीं करते हैं। पिथौरागढ़ में आकर आप जनता की सेवा, जनता को जगाने का, राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। क्योंकि उस दौर में, जिस दौर में सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती थी, और इतने बड़े परिवार में पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही भगत के कंधों पे थी, उनने सरकारी सेवा को ठुकरा कर जनता की सेवा की। असल में भगत सिंह कोश्यारी को अपने गांव और पहाड़ से बहुत लगाव है। यही वजह है महामहिम जैसे बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए भी वे अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों से समय निकालकर अपने गांव, अपने पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। खासकर तीज त्योहारों के वक्त उन्हें अपने गांव में प्रवास करना बहुत पसंद है। वो आदमी
रियल सेंस में एक फ़कीर है, राजनीतिक फ़कीर है ना उसका, और मस्त है। और मुझे लगता है कि उन्हें पहाड़ का बहुत बिरले ही ऐसे नेता हैं कि जो पहाड़ का चप्पा चप्पा घूमे हुए होंगे। उनकी बस ये शौक़ है हर वक्त चलते रहना, पहाड़ की ऊंचाइयाँ चढ़ते रहना, लोगों से मिलता रहना, आम आदमी की तरह रहना, आम आदमी की तरह जीना, आम आदमी की तरह खिचड़ी वो खाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनको खाने का भी शौक़ नहीं है। तो इस तरह का उनका जीवन है। दूसरी बात है वो कि मुँहफट भी है, जो आता है मतलब ये नहीं कि मन में कुछ है बाहर कुछ है। हम भी जब मिलते हैं तो कई बार वो हमको भी कटु शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन उनके कड़वे शब्द भी हमें अच्छे लगते हैं। हमें इसलिए अच्छे लगते हैं ये आदमी कितना स्पष्ट बात करता है, हमारे बारे में कम से कम चापलूसी नहीं करते हैं। हमारी कमियां जो हमारे सामने बोलते हैं, देखो तुम्हारी में ये कमियां हैं, वो क्योंकि आज की राजनीति में ऐसा होता नहीं है, लोग सामने सामने कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। तो ये उनका है उत्तराखंड की राजनीति में उनका ये चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि वो उनको पहाड़ की समझ है, जो कि यहाँ के नेताओं, ज़्यादातर नेताओं को पहाड़ की समझ नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। वे अपने पिता की 9वीं संतान थे। उसके बाद जगत सिंह और फिर नंदन सिंह जी पैदा हुए। उनसे पहले उनकी 8 बहनें थीं। उनका पुस्तैनी घर अब भी चेट्टा बगड़ की पालनाधुरा में है, जहां उनके परिजन रहते हैं। हालांकि उनके भाई जगत सिंह कोश्यारी जी पालनधुरा के नीचे खिमला गांव में रहते हैं। वहीं सबसे छोटे भाई नंदन सिंह जी पिथौरागढ़ के एचोली गांव में प्रवास करते हैं। हम अभी भगत सिंह कोश्यारी जी के गांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहां से चेट्टा बगड़ करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एकदम सुरम्य घाटी है। हालांकि दुर्गम इलाका है, आना पहले यहाँ बड़ा कठिन होता होगा, लेकिन अब सड़क है, हम भी सड़क मार्ग से आए हैं। खिमला गांव सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके गांव के नजदीक जिस जगह तक सड़क पहुंची है, उस जगह को लोईटा बगड़ के नाम से जाना जाता है, जहां कुछ दुकानें हैं। उन्हीं दुकानों से ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। अभी हम चेट्टा बगड़ ग्राम सभा के लोईटा गांव में पहुंच चुके हैं। इसे लोईटा बगड़ कहते हैं। साथ में एक नदी बहती है और ये गांव ग्राम सभा कोश्यारी जी की ग्राम सभा से जुड़ा है। यहाँ ज़्यादातर लोग कोश्यारी लोग ही रहते हैं और इस गांव में कोश्यारी जी के साथ भी कई लोग हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी को उनके बचपन के साथी और गांव वाले खूब याद करते हैं। उनके मुताबिक पहले चेट्टा बगड़ इलाके को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब भगत सिंह कोश्यारी जी ने उत्तराखंड और देश की राजनीति में मुकाम बनाया, तब उस इलाके को भी पहचान मिली। उसी के बाद उस इलाके में विकास कार्य भी हुए। भगत सिंह जी, आप कैसे हो? मैं कितनी बार फोन कर रहा था, लगा नहीं। परसों मेरा भांजा आया आपके वहाँ, उसने कहा मैं फलाने का भांजा हूँ। तब कहा बोला आपने कि वो तो मेरा क्लास फेल होता है। तब जाके बहुत अच्छी इज्जत की हमारे कह रहे थे दोनों भांजे हैं। तो मेरे को तो बहुत उदार लगा था जब से आप होंगे, तब से फ़ोन नंबर लगा नहीं। कितना फ़ोन करता था, किसी ने फ़ोन नंबर दिया, फिर परसों भांजे ने दे रखा कल ही फ़ोन नंबर, फिर बात करूँगा। हाँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। हाँ, कोश्यारी का नाम इंडिया तो इंडिया, बाहर देश भी आपने उजागर कर दिया। हाँ, कौन जानता था ये कोश्यारी भी एक जात है करके। हाँ, हम तो कोई के नाटक ठहरे। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं के वजह से यहाँ का विकास जो भी हुआ साहब, उन्हीं के कमल चरणों की वजह से हुआ, नहीं तो उससे पहले बड़ी दिक्कतें थी यहाँ की। तो क्या क्या विकास कार्य उनके बनने के बाद हुआ? मतलब जो भी विकास हुआ साहब उन्हीं के बनने के बाद हुआ। उससे पहले तो हम लोग खाली ये नदी किनारे किनारे चलते थे। ये रोड है, इतने पुलें बनी हैं और स्कूल का है, इंटर कॉलेज है, ये सारी चीज़ें, पुल हैं, रोडें हैं, स्कूलें हैं। जो भी विकास हुआ उन्हीं की वजह से हुआ। बदौलत से यहाँ रोड भी आई, सभी कुछ लाइट आई, कोई पहले कुछ नहीं था यहाँ। हाँ, अच्छा किया उन्होंने गाड़ी। अच्छा, बाकी विकास कार्य के लिए रोड बनाई, लाइट दी, पानी दिया, पालना धुरा, ये कार्य किया है, उन्हीं की वजह से हुआ है।
लोईटा बगड़ से खिमला गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। बरसात के दिनों में आवाजाही में मुश्किल होती है। दरअसल लोईटा बगड़ और खिमला गांव के बीच में एक नदी पड़ती है जो ग्रामीणों का संपर्क प्रभावित करती है। कई बार ग्रामीण बरसात के दिनों में खुद भी आवाजाही नहीं करते। इसकी वजह नदी में उफान आने का डर होता है। हालांकि सामान्य दिनों में नदी इलाके की सुंदरता में चार चांद लगाती है। उसका पानी काफी साफ है, जो कि पीने योग्य भी है। ये जो पुलिया है, इसका रास्ता भगत सिंह कोश्यारी जी के गांव पालनाधुरा तक जाता है। पालनाधुरा यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस पहाड़ी के काफ़ी ऊपर है। वहाँ अभी उनके परिजन रहते हैं, लेकिन उनके भाई साहब जगत सिंह जी जो उनसे छोटे हैं, वो खिमला में रहते हैं करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से इधर जो गांव नज़र आता है वो गुंठी है, लेकिन गुंठी के दूसरी तरफ खिमला है जहाँ जगत सिंह जी रहते हैं। लोईटा बगड़ से खिमला गांव तक पैदल ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को भी पैदल ही चलना पड़ता है। रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यात्रा रोमांचक लगती है। वहां नदी, पहाड़ और घाटी के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के गांव वाले घर में हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़ा आलीशान घर होगा, कोई बड़ा बंगलो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक साधारण सा उनका ये घर है, जिसमें उनके भाई, छोटे भाई जगत सिंह जी रहते हैं। और घर में बल्कि खेती बाड़ी का सारा कार्य यहाँ पर होता है। गायें भी पाली हुई हैं और उनके भाई और उनका परिवार यहीं रहता है। भगत सिंह कोश्यारी जी की तरह ही उनके भाई जगत सिंह जी भी साधारण जीवन जीते हैं। वे बड़े ही साधारण व्यक्ति हैं। उनमें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल के भाई होने का कोई गुमान नजर नहीं आता है। साधारण सा घर, आंगन में बंधी गायें, खेतों में फलदार पेड़, साग सब्जियां और फसल उनके जीवन का हिस्सा है। वो 78 साल की उम्र में भी खेती का कार्य करते हैं। उन्हें अपने बड़े भाई भगत सिंह कोश्यारी जी से बड़ा लगाव है। 10 साल में उन्होंने पास कर दिया। उन दिनों आजकल ही नहीं कर पा रही। 10 साल में 11वां लगा था। प्राइमरी तो यही था जी। महरगाड़ी नाम था इसका, अभी भी महरगाड़ी नाम है प्राइमरी का। तो वो शामा चले गए थे जूनियर में। अच्छा। जूनियर शामा था उन दिनों। वो भी प्राइवेट संस्था थी, सरकारी थी, इतना तो मुझे पता नहीं है जी। तो अब उनके लिए वो ले जाना ठहरा। कभी कभी मैं शामिल खाने के लिए राशन वहीं रहने घर में था। वो चिंता होती है कहने वाली ठहरी। जब जो लाड़ा ठहरा सबसे ना मुश्किल से 8 लड़कियां ठहरी। 8 लड़कियों में 9वें ठहरे, इसलिए उनका प्यार होने वाला ही ठहरा। आजकल का पढ़ा लिखा होते तो आजकल दूसरा जमाना है। क्योंकि अब वो जमाना गया ना पुराना तो माया मोह वैसी बहुत ठहरी। जब शुरू दिन मेरी वो भाई साहब वहाँ जा रहे थे, पिताजी पहुँचाने को जा रहे थे शामा, तो माँ गई धार में ये। अब जहाँ तक दिखाई देनी है उधर को ना, वहाँ ठीक ही ठहरा। रोते रोते उसी बात कहाँ ऊपर को गई। अब वो कहाँ दिखाई देता वो गधेरे में, क्योंकि कई दिनों तक कहती थी माता। उसके बाद घर आई तो सो गई, रोने लगी। मतलब सो थोड़ी गई। वही बेहोश जैसी होगी। फिर बहनें ठहरी उन दिनों यहाँ, समझा बुझा करके भी थोड़ा बोला। वैसे होता ही है ना, आदि तो अधिक होता है। जगत सिंह जी की पत्नी भी भगत सिंह कोश्यारी जी का खूब सम्मान करती है। वे कोश्यारी जी को याद करते हुए कहती हैं, वे घर, गांव और इलाके के लोगों से खूब प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि फसल और खेती की भी जानकारी लेते हैं। यार जहाज बहुत बड़ी मानना 99 अपन बुआर का भाई का घर है। यार मेरा शौर मर गया। यार जहाज होने का सोचूं शौरा बदल जहाज बयान बढ़िया हन। यार जहाज सब उनका प्यार करना, सब उन भला मानना। यो सो यो बूढ़ हो यो खूबसूरत नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। मेरा जहाज उनका सब बराबर ये समान है ना। मेरा जहाज बढ़िया है सब। यो नहीं बुला लियो
घर या पूछना सब गाय बार में या कोई गाय पाल लिया नहीं है खाली न बैठ या शरीर छिगरों को बढ़िया हम यार जा बुद्धि बताना यो कि हो ये गाय कदी है यो खेत पात कदी हो कदी नाच हो कदी भट बयान यो सब तरह पूछना ये सन ये साफ का कोई उन्हीं भी बढ़िया है। चेट्टाबगढ़ से आगे करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर थल है। वहां के कई परिवार भगत सिंह कोश्यारी को अपना अभिभावक मानते हैं। उन्हीं में एक शशिकला और मनोहर सत्याल का परिवार भी है। ये लोग भगत सिंह कोश्यारी जी से उस वक्त से जुड़े हैं जब वे पिथौरागढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य करते थे। शशिकला के मुताबिक कोश्यारी जी को चावल और सूजी के सेल बहुत पसंद है। चावल के या सूजी के सेल बड़े अच्छे लगते हैं, तो खाएंगे तो उनको साथ ले जाएंगे, थोड़ा डाल दो फिर चलो। उससे पेट खराब है मेरा पर जीभ तो मांगती है। लाइक पिता तुल्य मेरा उनसे संबंध रहा है। जी। हमारे सुख दुख हर समय उन्होंने हमारा साथ दिया। आज तो चलो पद में हैं तो सभी हुए, तब थे जब वो बहुत उन्होंने पार्टी के लिए जो स्ट्रगल किया, कंधे में एक पंखी और एक क्या तौलिया लेके तो वो घर घर गांव जाते थे, फिर शाम को लौट के आते थे, या कभी फिर सत्याल जी उनके साथ जाते या कभी उनका साथ करते। पैदल उन्होंने यहाँ से इस पूरे मतलब ये सेंटर थल सेंटर है तो यहाँ से वो सब जगह उन्होंने बीजेपी का झंडा और डंडा खड़ा किया है। भगत सिंह कोश्यारी का शुरुआती कर्म क्षेत्र पिथौरागढ़ रहा है, जो कि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ी शहरों में से एक है। यहाँ की आबोहवा भी बहुत लुभावनी है। यहाँ का जन जन कोश्यारी जी से प्रेम करता है। वहीं पिथौरागढ़ में उनके संघर्षों की भी खूब चर्चा होती है। मैं काफ़ी पुराना इस पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के जहाँ प्राचार्य थे कोश्यारी जी, उसी के बगल में मेरा मकान है यहीं पर, और मेरी नीचे एक मिष्ठान की दुकान भी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, आया करते थे दुकान पे और थोड़ा सा दही मांगते थे, कहते थे भाई मुझे खिचड़ी खानी है, क्योंकि वो खाने पीने के ज़्यादा शौकीन नहीं रहे कभी भी, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे वो। शिशु मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जब वो बच्चों के आने से पहले यहाँ पर खुद अपने हाथों से इस प्रांगण में दरी वगैरह बिछा दिया करते थे, और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ये तो हर आदमी जानता है। और आज वो गवर्नर हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। भगत कोश्यारी जी एक जेंटल आदमी हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। कहीं भी मिलते हैं वो मिल के ही जाते हैं, पिथौरागढ़ जब भी आए, और एक अच्छे नेता हैं। दरअसल पिथौरागढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में उन्होंने कई साल तक शिक्षण कार्य किया था। उस दौरान वे समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े हुए थे, जिसके चलते वो लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। राजनीतिक जीवन जो रहा उनका ज़मीनी स्तर का रहा, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहे। और इसके साथ ही जब वो विद्यालय में यहाँ पर प्राचार्य रूप में थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत एक्टिव रहते थे इस विद्यालय के लिए, और इस विद्यालय को बनाने में भी उनका पूर्ण हाथ रहा। यहाँ पर पहले एक अन्य विद्यालय चलता था शिशु मंदिर में, उसके बाद जब वो उस विद्यालय को शिशु मंदिर में ही मर्ज करके उन्होंने यहाँ पर जो है कि अपने स्तर से जो है कि इस विद्यालय का निर्माण करवाया। भगत सिंह कोश्यारी जी एक सफल राजनीतिज्ञ तो हैं ही, वो एक बेहतरीन शिक्षक भी रहे हैं। अपने स्टूडेंट से वो बहुत प्रेम करते थे। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन छुट्टी के बाद वो उनका बौद्धिक प्रवचन सुनने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर में जाया करते थे। सन 1973 में जब मैं MSc का विद्यार्थी था हाई स्कूल में, तो एक ओमपाल जी हुआ करते थे प्रचारक के रूप में। तो मैं जब वहाँ से छुट्टी होती थी मेरी, तो उनके वहाँ ओमपाल जी के वहाँ बस्ता रखता था। फिर उसके बाद मैं कोश्यारी जी का बौद्धिक सुनने के लिए शिशु मंदिर में आ जाया करता था, क्योंकि वो शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य हुआ करते थे उस समय। तो जब मैं बौद्धिक सुनने आता था तो मैं पीछे पंक्ति से हटकर बैठ जाता था। तो ड्रेस तो मेरी अपने स्कूल की हुई
और सारे स्कूल में उनकी ड्रेस अलग हुई। तो बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा, मैं पीछे से सुनता रहा। एक दिन उन्होंने मुझे बुला लिया, बोला बेटा तुम्हारा घर कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैं थल का फलाने गांव का आदमी हूँ। पिताजी का नाम क्या हुआ? मैंने कहा श्री नारायण सिंह सत्याल। वो क्या काम करते हैं? मैंने कहा अध्यापक हैं। तो उन्होंने कहा वो तो हमारे रिश्ते में आते हैं, तो आप तो हमारे नज़दीकी हुए। फिर अब ऐसा करो, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ कि मेरे नज़दीक में कहीं पर तुम आसपास में, अभी तो तुम थोड़ा दूर में रहते हो, नज़दीक में आओगे तो स्नेह प्रेम बढ़ जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी को आज भी बच्चों से बहुत प्रेम है। उनके जानने वाले कहते हैं उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य के दौरान लड़कियों की शिक्षा पर काफी जोर दिया। वहीं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें भी मुहैया कराईं। वे सभी बच्चों को समान स्नेह देते थे। व्यक्तित्व तो उनका जो है शुरू से मतलब ऊंचाई हुआ। मेरी शादी के बाद तो वो बहुत आगे बढ़ गए थे। कुछ दिनों में तो उत्तरांचल के अध्यक्ष ही बन गए थे। जिला यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा अलग उत्तराखंड बन गया था। तब तक तो हम लोग साथ में रहते थे। उसके बाद ज़्यादातर बाहर ही रहे। लेकिन यहाँ पर क्या था, मतलब बच्चों से उनको बहुत प्यार था। हमेशा क्या कहते हैं बच्चों के साथ और सारी चीज़ों में, मतलब हर चीज़ में मतलब उनका स्नेह था। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं, जब वहाँ से छोड़ के आए थे तो शिशु मंदिर हो गया, विवेकानंद हो गया, यहाँ पर सारा उन्होंने किया, सारी चीज़ें की। वो आचार्य थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी यहाँ पर उन्नति करी, काफ़ी विकास किया और यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बचपन से उन्होंने प्रयास किया। और बचपन से ही हम उनके विद्यालय में पढ़ते भी थे और वो हमारे शिक्षक भी रहे हैं। और उसके बाद इस पिथौरागढ़ में रहने के साथ साथ उन्होंने हर परिवार से उनका जुड़ाव था और हमारे परिवार से उनका विशेष जुड़ाव था। 70 के दशक में देश की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे थे। ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी जी ने पिथौरागढ़ में एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम पर्वत पीयूष था। ये अखबार आज भी छपता है। लेकिन जिस वक्त इस अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था उन दिनों इसका प्रकाशन काफी महत्वपूर्ण था। एक तो ज्यादातर अखबार बरेली में छपते थे जिन्हें पिथौरागढ़ पहुंचने में 2 दिन तक लग जाया करते थे। वहीं ताज़ी खबरें भी पढ़ने को लोगों को नहीं मिल पाती थी। ऐसे में पर्वत पीयूष अखबार सूचना का जरिया बना। इस अखबार के जरिए कोश्यारी जी की निर्भीक पत्रकारिता भी सामने आई। पाठक उनके संपादकीय और निर्भीक टिप्पणी पढ़ने के लिए उत्सुक रहते थे। यही वजह थी कि पर्वत पीयूष अखबार की कॉपियां हाथों हाथ बिक जाया करती थी। मेरे हाथ में ये पर्वत पीयूष अखबार है और ये पर्वत पीयूष प्रिंटिंग प्रेस है जिसे कोश्यारी जी ने 1975 में स्थापित किया और तब से ये अखबार निरंतर निकल रहा है। ये अखबार की खासियत ये है कि जब बरेली से अखबार छपते थे उस दौर में ये अकेला अखबार था। वहाँ से चूँकि बहुत कम अखबार यहाँ पिथौरागढ़ पहुँचते थे, इसी अखबार के बूते लोगों तक सूचना पहुँचती थी। और आपातकाल के दौरान भी विषम परिस्थितियों में भी कोश्यारी जी ने इस अखबार को चलाए रखा और तब से ये प्रिंटिंग प्रेस अभी तक ये इस अखबार को छाप रही है और चल रही है। साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी थोपी गई तो भगत सिंह कोश्यारी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने राज्य में जन आंदोलन की अगुवाई की जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसे में अखबार के प्रकाशन पर भी संकट छाया। तब उन्होंने जेल से ही अपने छोटे भाई नंदन सिंह जी को अखबार का संचालन जारी रखने का संदेश भेजा, जिसके बाद अखबार के प्रकाशन की जिम्मेदारी उनके भाई नंदन सिंह जी ने अपने हाथों में ले ली। यहां तक कि प्रिंटिंग प्रेस का दरवाजा बंद करके अखबार निकाला गया। ये सन 75 की बात है। ये जी सन 75 31 जनवरी को जो है पर्वत पीयूष करके पहला अंक जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो समाज के जो लोग थे यहाँ बाजार के या जिले में और भी लोग थे, तो सब लोगों ने मेंबरशिप बनाई और इसी तरह से उसका
प्रिंटिंग का कार्य चालू हुआ। तो ये जून की बात है, जून तक तो वो चला। जून में वो जो है बंद हो गए, तो उसका प्रकाशन जो है बड़ा कष्टमय हो गया। और सौभाग्य से कहिए या जो भी कहिए, अब मैंने उसी साल मैंने जो है एमए इसी डिग्री कॉलेज से, पिथौरागढ़ के डिग्री कॉलेज से मैंने एमए किया था। हालांकि मैं बहुत जानता नहीं था ये प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस हो गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी देखा ही नहीं था। अब वो बंद हो गए तो उनने अल्मोड़े से संदेश दिया कि भाई इसको चला सकते हो तो चलाओ। तो हमने कहा भाई कोशिश करते हैं, और कोशिश की तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बहुत दबाव आए। कभी उस समय ये था कि भाई ये क्यों चल रहा है पत्र, क्योंकि राजनीतिक दबाव बहुत था उसमें कि ये पता नहीं पत्र चलाएंगे तो आगे इनकी छवि क्या होगी। और मैं तो ये मानता हूँ आज भी कि जो इमरजेंसी में वो बंद हुए 2-2.5 या 19 महीने का जो उनने कारावास अल्मोड़ा में वो रहे, बरेली रहे, सेंट्रल जेल फतेहगढ़ रहे, तो मुझे तो आज भी ये लगता है कि जो वो उनके राजनीतिक सामाजिक जो उनका टर्न ओवर था वहाँ से जो है फिर उनकी वहाँ बड़े बड़े नेताओं से, समाज जितने भी विविध दलों के नेता थे जो बंद थे वहाँ पर, तो उनसे संपर्क में आए हो। फिर तो ध्यान उनका जो है फिर घर गृहस्थी को छोड़ के समाज और क्षेत्र में ही जुड़ गए। और जहाँ तक ये प्रिंटिंग और इसका है तो अब थोड़ा संघर्ष तो हमको करना पड़ा, और जब तक वो जेल से मुक्त नहीं है तब तक मैंने उसको नियमित चला लिया जैसे तैसे। और ये सन 1975 से अविरल छप रहा है, चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये काफ़ी मात्रा में जाता है, प्रचार प्रसार होता है। एक समय था जब पर्वत पीयूष की अपनी धाक थी, उसमें दैनिक अखबार यहाँ बहुत कम आया करते थे, बरेली से 2-4 गिने चुने अखबार आते थे। तो पर्वत पीयूष ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है काफ़ी संख्या में जाता है। तब से माननीय कोश्यारी जी ने ये आपातकाल के दौरान भी इसको प्रकाशित बरकरार रखा। जेल गए और कई व्यवधान आने के बावजूद भी जो है अखबार दरवाजे बंद करके फिर भी छापा गया आपातकाल के दौरान। इमरजेंसी के दौरान भगत सिंह कोश्यारी करीब 19 महीने तक जेल में रहे। उस दौरान वो देश के कई बड़े नेताओं के संपर्क में आए। जेल से निकलने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। समाज सेवा का ध्येय पहले से ही था, अब वे राजनेता के तौर पर भी सक्रिय होने लगे थे। उन्होंने जनसंपर्क बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान जो युवा उनके संपर्क में आए, उन्हें राजनीति में भी लेकर आए। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे आदर्श हैं, और मुझको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और मंत्री धन सिंह रावत जी को, और अब हमारे बीच में नहीं हैं प्रकाश पंत जी को, ऐसे ही असंख्य लोगों को राजनीति में लाने वाले वही हैं। जब हम बचपन में थे, शाखा जाना, पार्टी के प्रति काम करना, जिस समय बहुत कम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस समय उन्होंने हम लोगों को आगे लाने की कोशिश की, कार्यकर्ता बनाया, युवा मोर्चा का काम सिखाया। जगह जगह लोगों के दुख और सुख में कैसे जाते हैं उनसे हमने सीखा। वो कितनी परेशानियों में क्यों न हो, कितने कष्ट में क्यों न हो, तो वो कहीं भी जाना होता था, कहीं दुख हो, कहीं सुख हो, कहीं कोई घटना दुर्घटना घटित हो, वहाँ माननीय कोश्यारी जी पहुँच जाते थे। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का पूरा जीवन सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा से एक प्रेरणा का कारण है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लिया और उसके बाद पूरे जीवन भर लगातार संघर्ष करते हुए अपनी सादगी से, सरलता से और अपनी निश्चलता से हमेशा उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए काम किया। उत्तराखंड और आज पूरे देश को सभी प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं उनको कहूँगा कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में वो एक शिखर पुरुष हैं
भगवान उनको शतायु बनाए, उनको दीर्घायु बनाए, जिससे कि उनका मार्गदर्शन हमेशा देश के ऐसे चाहने वाले उनके शुभचिंतकों को लगातार प्राप्त होता रहे। भारतीय राजनीति में कई नेताओं ने शिखर को छुआ है, लेकिन जनता के मन को छूने वाले नेता गिने चुने ही हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी भी उन्हीं में से एक हैं। उन्हें हर वक्त जनता और देश की चिंता रहती है। उत्तराखंड की जनता के प्रति उनका प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वे उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों तक पहुंचे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने कदमों से उत्तराखंड के 80% गांवों को नाप दिया है। बात तो सही है कि वो चाहे दैवीय आपदाएं आती है पहाड़ में, ये तो सर्वविदित है। आज तो टीवी अखबार सब है, उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था। परंतु जहाँ भी कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती थी तो वो पैदल ही चल पड़ते थे। मान लिया धारचूला में कोई भूस्खलन हो गया, कोई वो हो गया, तो वो सीधे यहाँ से चल पड़ते थे। जहाँ तक रोडवेज की बस होगी वहाँ तक तो वो रोडवेज से जाएंगे, फिर वहाँ से पैदल चल पड़ते थे। ऐसे कई दिन होता था। जैसे मान लिया अल्मोड़ा से इधर को आ रहे, पता लगा धनिया में जो है रास्ता बंद हो गया, चलते चलते केएमओ की बस आ रही है, रोडवेज की आ रही है, वहाँ से पैदल चल देते थे। तो उससे क्या होता है कि रास्ते में जहाँ मिल गया जगह, वही जान पहचान लगी, वही खाना खा लिया, वही रह लिए, तो उनकी दोस्ती सब बढ़ती गई। अच्छा, खाने के प्रति लेकिन उनका आकर्षण नहीं रहा। ना ना ना, वो जहाँ गए जैसे गए, वो उनमें यही विशेषता थी कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि वो यूँ ही चल पड़ते थे। एक झोला डाला उन्होंने, बस वो चल दे अपना। तो वो ये कहते थे कि भाई जहाँ जाएंगे तो आदमी तो होंगे आखिर। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी आपदा के वक्त उन स्थानों तक भी पहुंचे जहां उनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन वो कभी भी भयभीत नहीं हुए। उन्हें न ही खाने की चिंता रहती थी और न ही सोने की। वे अकेले ही घर से निकल पड़ते थे। वे लोगों के बीच पहुंचते थे, उनसे मिलते थे, उन्हें सांत्वनाएं देते थे। इस दौरान उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। कई बार तो उन्हें 2-2 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। इसके बावजूद वे निरंतर चलते रहते थे, लेकिन किसी को कभी भी आभास नहीं होने देते थे कि उन्होंने भोजन नहीं किया है, जिससे उन्हें शारीरिक कष्ट भी हुए। जब पहाड़ों में बीजेपी का झंडा डंडा लेने वाला कोई नहीं था, उस समय वो पहाड़ों में घूमते थे और उसी की कहीं पे खाना मिल गया नहीं मिला परवाह नहीं थी और चलते रहते थे। और उसी वजह से स्टमक की भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो जो पुराना उनका वो था उसको उन्होंने कभी आज तक नहीं छोड़ा। आज भी वो अगर रोज़ उनको 500 लोग भी मिलते हैं तब भी वो नहीं थकते, 1000 लोग भी आते हैं तो भी नहीं थकते। और हमेशा उनको एक मतलब उनके अंदर ये भावना रहती है कि मेरे को जितना लोगों के बीच में मैं रहूं उतना अच्छा है। जो सरोकार उनका इस प्रदेश के लिए है बहुत बड़ा है। मैं उनके साथ गुंजी ओम पर्वत तक 2-3 दिन के प्रवास में गया था, तब वहाँ पर आपदा आई थी। तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि आपदा में जहाँ से लोग जा रहे हैं उसी रास्ते जाऊँगा करके रस्सी से चढ़ने की उन्होंने अभी 2-3 साल पहले हिम्मत दिखाई। हालांकि उसमें काफ़ी उनको शारीरिक कष्ट हुआ, बड़े दुख झेलने के बाद तब हम वापस आए थे। वहाँ पर गुंजी के लोगों से मिलके वो रो दिए थे, उनके आंसू आ गए थे। जनता के दुख को वो बिल्कुल अपना व्यक्तिगत दुख मानते हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी जन सेवा के बूते कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में अपना कद पर्वतों जितना बड़ा किया। उन्होंने पहाड़ों पर बसे हजारों गांवों को उस वक्त नापा जब वहां बेहद कठिन हालात थे। गांव घरों में गरीबी थी, सड़कों का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि अधिकारियों को भी शायद ही किसी ग्रामीण जन ने कभी देखा हो। ऐसे वक्त में भगत सिंह कोश्यारी उन दुर्गम गांवों में पहुंचते और उनके मददगार बनते थे। साथ ही घूमते थे हम गांव में। कोश्यारी जो बड़ा सीधा आदमी थे, तो हमारे लिए अच्छा ही किया, गलत नहीं किया हर चीज़ के लिए। आज चलो वो बन गए तो बहुत बढ़िया, बड़ा खुशी की बात है। भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे और उस समय हम अधिकतर समय हम फौज में थे, बॉर्डर में ही रहते थे। कभी कभी 2 महीने की छुट्टी आके तब सुनते थे। वो बहुत अच्छे दिल के आदमी थे, सरल आदमी थे
और एक किसान की तरह उन्होंने काम भी किया है घर में, और बहुत सरल स्वभाव के आदमी थे। रानी भगत सिंह कोश्यारी जब 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, तब मैं गांव में क्षेत्र में काम कर रहा था, अनुसूचित मोर्चे का मंडल अध्यक्ष था। तब वो अल्मोड़ा आए तो हमने उनके साथ मुलाकात की, तो उन्होंने कहा क्षेत्र में आपने जाइए, आप क्षेत्र में काम करिए, आपका भविष्य लंबा है, आप क्षेत्र में जाके काम करिए, अपना तन मन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करिए। और उसके बाद 2014 में मैं वो उनको दिल्ली गया मिलने के लिए, उत्तराखंड सदन में। वो वहाँ रिलैक्स कर रहे थे, मैं बाहर से गया, घंटी दबाई, तो मैंने कहा मैं गणेश आया हूँ, मैं उनको आया, मेरे को मिले, मुलाकात हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना हूँ क्योंकि आपकी बदौलत, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उत्तराखंड में 80 के दशक में जब पृथक राज्य की मांग ने जोर पकड़ा, तो भगत सिंह कोश्यारी ने भी उस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उस दौरान उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, उत्तरांचल क्यों। उस पुस्तक में कई सवाल उठाए गए थे जो कि अलग राज्य के गठन के लिए आवश्यक भी थे। उन्होंने उत्तरांचल क्यों नाम की जो किताब लिखी थी, उसमें कई सवालों को उठाने की कोशिश की गई। आखिर उत्तराखंड का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि हम देखें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर नहीं हो पाती थी, क्योंकि भगतदा पर्वतीय इलाकों में जगह जगह गए, जगह जगह घूमे, गांव-गांव उन्होंने लोगों के साथ संपर्क किया। और उसके बाद से उनने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि आखिर उत्तराखंड अगर बनेगा तो इसके बनने का क्या लाभ होगा। तो इन्हीं मौजूद सवालों को उठाते हुए उन्होंने उत्तरांचल क्यों पुस्तक लिखी, वो भी उस दौर में जब उत्तराखंड बना नहीं था। और उसके बाद उन्हीं की सोच को धरातल पर उतारने की कोशिश की गई, जो उत्तरांचल क्यों नामक पुस्तक में आया। ये अलग बात है कि राज्य का नाम बाद में उत्तराखंड कर दिया गया, लेकिन भगतदा की जो सोच थी उसी को एक नए आयाम देने की कोशिश इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने की, और इसी के चलते उत्तराखंड की परिकल्पना हमारी जो है वो साकार हो पाई। उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए जो एक विज़न डॉक्यूमेंट बना था, एक बहुत छोटी सी पुस्तिका थी, और उस जो डॉक्यूमेंट था उसी के आधार पर उत्तराखंड राज्य की उस समय तो अवधारणा थी, लेकिन राज्य का निर्माण उसके आधार पर हुआ था। वो विलक्षण कार्य था जो उन्होंने किया था, और उत्तराखंड राज्य के लिए उनके अंदर हमेशा एक टीस रही, और उसी का प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ। भगत सिंह कोश्यारी हमेशा पिथौरागढ़ के ही होकर रहे, ऐसा नहीं है। पिथौरागढ़ में संघ और बीजेपी की जड़ें जमाने के बाद वो राज्य के दूसरे इलाकों में भी गए, जहां उन्होंने नए साथी जोड़े और नए लोगों के साथ कार्य किया। इनमें से कई राजनीति में बड़े मुकाम पर हैं, तो कई अब भी अपने गांव में ही रहकर समाज सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं। यहाँ विद्यार्थी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चेटा पकड़ा, अब आज गाड़ी गई है, तब गाड़ी भी नहीं जाती थी, और बहुत ही संघर्षमय जीवन उनका रहा है। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे, तो उसमें गरीबी देखी है, गरीब की वेदना को जानते हैं, गरीब की पीड़ा क्या होती है उसको जानते हैं, गरीब की वेदना क्या होती है उसको जानते हैं। तो हमेशा गरीब का भला बनने का सोचा। और जब हमने शिक्षा पूरी की, यहाँ अल्मोड़ा अग्रवानी सिटी का कैंपस था हमारा अल्मोड़ा, तो उसके बाद वो प्रचारक के रूप में गए। और मुझे आज भी याद है, मैं कहते रहता हूँ, एक कंधे में झोला और एक पंखी, और कंधे में पंखी रख करके दिन रात घूमना, प्रचार करना, क्षेत्र के लिए जाना, लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना, उन्हें ये काम हमेशा उन्होंने किया है। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने जीवन का लक्ष्य अपने छात्र जीवन में तय कर लिया था। वो लक्ष्य समाज सेवा का था। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो वो समाज सेवा के लक्ष्य का ही विस्तार था, जिससे उन्हें कामयाबी भी मिली और वे शिखर पुरुष बने। भगत सिंह कोश्यारी आज भी उनकी जो सादगी है, उनके पहनावे से हम देख सकते हैं। आज भी उनकी टोपी जो पहाड़ की एक खास पहचान देती है, उनकी धोती, उनके पाँव पे एक साधारण से चप्पल और उनका जैकेट, ये उनका पहचान है। भगत सिंह कोश्यारी राजनीति में आगे बढ़े तो उन्होंने पार्टी संगठन को भी मजबूत किया। वे उन लोगों को अपने साथ लाए जिनसे राज्य में बीजेपी मजबूत हो सकती थी, यानी ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा जिन्हें लंबे वक्त के लिए तैयार तो किया ही जा सकता था, साथ ही उन युवाओं में सीखने की ललक भी नजर आई।
आदरणीय भगता प्रदेश के अध्यक्ष थे और मैं संगठन मंत्री था, तो अनेकों चीज़ें उनके साथ हमको उसमें सीखने को प्राप्त हुई और उन्होंने हमारे मार्गदर्शन किया। मैं नया भारतीय जनता पार्टी में आया था, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं उससे पहले संघ में काम कर रहा था। तो उन्होंने हमें ये बताया कि भाजपा और संघ की वर्किंग में थोड़ा अंतर है, प्रचारक और संगठन मंत्री की भूमिका में भी थोड़ा अंतर है। तो जो बातें उन्होंने उसमें मेरे को सिखाई, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने एक अपना समय दिया, उस समय में वो मेरा बड़ा काम आया और मैंने उनके बताई हुई बातों पर ही काम किया। भगत सिंह कोश्यारी जी की सादगी ने पार्टी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर तो असर डाला ही, वे स्टूडेंट्स के बीच भी लोकप्रिय थे। उनका छात्रों से सीधा संवाद होता था। जब वे सीएम बने तो नई पीढ़ी के युवाओं में नया जोश देखने को मिला। हालांकि उनका कार्यकाल कम वक्त तक रहा, उसके बावजूद बड़ी तादाद में युवा बीजेपी से जुड़े, जिन्हें उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के बूते पर संवारा। राजनीति में भगत सिंह कोश्यारी होना कोई आसान बात नहीं है। किस तरीके से कोश्यारी जी संगठन में लोगों को जोड़ते चले गए। जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, श्रीनगर विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था, तो एक मीटिंग में संगठन कार्यालय में, बीजेपी के संगठन कार्यालय में मीटिंग थी और हमारे नेताजी जो है कोश्यारी जी उस टाइम नेता प्रतिपक्ष थे। एक बैठक चल रही थी, बड़े बड़े नेता थे, मैं एक साधारण सा स्टूडेंट था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो मैं कुछ कहना चाहता था अपनी बात, तो कोश्यारी जी को पता नहीं कैसे चल जाता था पता कि कार्यकर्ता कुछ कहना चाह रहा है या दूर बैठा हुआ ये छोटा बालक कुछ कहना चाह रहा, तो उन्होंने जोर से कहा कि भाई आपको कुछ कहना है तो कहिए। ये कोश्यारी जी का व्यक्तित्व है। नेता छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता जब अपने बड़े नेता के साथ बहुत सहज हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व और विराट बन जाता है। कोश्यारी जी से मुलाकातें हमेशा हुई हैं, जब जब वो सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, आज महाराष्ट्र में महामहिम राज्यपाल के पद पे हैं, तो दिल्ली में भी मुलाकातें हुई हैं, राज्यपाल जब बने तब मुलाकात हुई। तो उनका ये स्वभाव आज भी सहज और सरल है उतना ही। उत्तराखंड राज्य गठन के साथ ही भगत सिंह कोश्यारी प्रदेश के सिरमौर हो चुके थे। प्रदेश बीजेपी के वो सबसे बड़े नेता थे। उनका दायरा भी बढ़ चुका था, लेकिन वे पिथौरागढ़ को नहीं भूले। वे लंबे वक्त तक पिथौरागढ़ में रह चुके थे। उन्हें उस शहर की परेशानियां और जरूरतें मालूम थीं। उन्होंने अपने प्रभाव से पिथौरागढ़ को संजोने में काफी मदद की। उनके मन में पिथौरागढ़ को एक बहुत आदर्श पिथौरागढ़ बनाने का उनके परिकल्पना रही थी और बार बार जब भी आते हैं तो जितनी ज़मीनें हैं इनको एक नियोजित तरीके से पिथौरागढ़ का विकास हो, उसके लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने अभी यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जब वो सांसद थे तो यहाँ से औला घाट पानी नगर में लाने में उन्होंने केंद्र से बहुत मदद दिलाई, जिससे आज पूरे पिथौरागढ़ में जो पानी की एक बहुत तराही थी तो उसको दूर किया। और कई अभी जो बागेश्वर और टनकपुर एक रेल लाइन उनका सपना था, उसको भी पूरा करने के लिए उन्होंने अभी सर्वे के लिए पैसा दिलवाया है। तो कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य, या ऑल वेदर रोड जिस समय आई थी तो वो सांसद के टाइम में उन्होंने पिथौरागढ़ से ये आपके धारचूला तक ऑल वेदर रोड का भी कार्य कराया। भगत सिंह कोश्यारी 2002 से 2007 तक प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे। उस दौरान विपक्ष के नेताओं से भी उनका संपर्क हुआ। राज्य गठन के बाद पहला चुनाव 2002 में हुआ। उस चुनाव में जीतकर कई नेता पहली बार विधायक बने थे, जिन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने संसदीय नियमों को समझाया और राजनीति में आगे बढ़ने के गुर सिखाए। भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब हम लोग पहली बार विधानसभा में विधायक बन के गए तो वो नेता प्रतिपक्ष थे और एक सादगी के साथ मिलते थे और हाउस में चीज़ों को उठाते थे। हम लोगों को कई बार टोकते भी थे कि आप लोग जो है नए हो, इन चीज़ों को सीखो, ऐसा करो। तो अच्छा समय उनके साथ रहा। आज तो वो जो हैं गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, और मेरी शुभकामनाएं हैं। जो कुछ उनसे हमको सीखने को मिला उसके लिए हम उनका हमेशा हृदय से आभार प्रकट करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी साल 2014 से 2019 तक
नैनीताल उद्धम सिंह नगर क्षेत्र के लोकसभा के सांसद भी रहे। उस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सालों से लटकी कई योजनाओं को फिर से गति देने का कार्य किया। हम लोग कभी नहीं भूल सकते कि लोकसभा सांसद के रूप में नैनीताल क्षेत्र में जो उन्होंने अद्वितीय कार्य किए, वर्षों से लंबित जबरानी बांध के लिए उन्होंने प्रयास कर दिया, आज वो फलीभूत होने जा रहा है। टनकपुर से लेके और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और टनकपुर से लेकर जो पिथौरागढ़ तक की रेल लाइन का काम आज जिसका सर्वे हो रहा है, उससे हम लोग भी जोड़ रहे हैं किच्छा तक। इसकी बुनियाद भी भगत दादा ने रखी थी। उनको तराई, भावर और पहाड़ तीनों के लोगों से संपर्क, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान और लोगों से उनका एक आम जन की तरह संवाद कायम करने का जो तरीका था, उसको हम लोग बहुत मिस करते हैं। हमारे हल्द्वानी उद्धम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सदस्य रहे हैं। पूर्व में इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे हैं। और जहाँ तक मैंने अपने जीवन काल में मेरा जितना उनसे परिचय है, उनका सदैव मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड का गौरव है वो, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उनको दी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल का पद देना अपने आप में उनकी श्रेष्ठता को दिखाता है। और उनको यहाँ लोकल में हम लोग भगतदा कहते हैं, और भगतदा छोटों के भी भगतदा हैं, बुजुर्गों के भगतदा हैं, माताओं बहनों के सबके भगतदा हैं, और हमारी भी भगतदा है। माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी इस समय हमारे लोकसभा के सांसद हुआ करते थे। तो वो जब यहाँ सांसद बने, उस दौरान यहाँ पर हमारे खटीमा का जो विकास है होना शुरू हुआ और बहुत अत्यधिक काम हुए, और हमारा खटीमा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी की सियासत में ऐसे लोगों की भी बड़ी तादाद है जिनका मानना है कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने प्रदेश में बीजेपी और संघ की जड़ें जमाने के लिए अपना परिवार नहीं बसाया, बल्कि गरीब, पिछड़ों और कमजोरों को आगे लाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। ये वो व्यक्ति हैं, उन सूचियों में इनका नाम है कि जिन्होंने देश की सेवा के लिए, संगठन की सेवा के लिए अपना घर परिवार नहीं बसाया साहब, हम जैसे लोगों को सींचने का काम किया है। ऐसे माननीय भगतदा के लिए हम उनको उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। वहीं उत्तराखंड में ऐसे लोगों की भी बड़ी तादाद है जो मानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने का अवसर काफी कम मिला। ऐसे लोगों की दलील है कि वे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उन्हें लोगों की दिक्कतों की जानकारी थी, वे राज्य को एक बेहतर दिशा दे सकते थे। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी उन चंद जन नेताओं में से रहे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आके अपने बलबूते देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में जिन्होंने सेवा की है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा अवसर भाजपा ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री के रूप में वो बहुत लंबा कार्यकाल नहीं कर पाए, जिसका असर प्रदेश को जो लाभ मिल सकता था उनके अनुभव का वो नहीं मिल पाए। देखिए, भगत सिंह कोश्यारी इस राज्य के उन चंद राजनेताओं में हैं जो पक्ष विपक्ष सब में जिनकी लोकप्रियता रही है। उनसे हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन एज अ पर्सन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मेरे तो व्यक्तिगत उनसे संबंध बहुत अच्छे हैं। उनको उत्तराखंड में सेवा करने का अवसर नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का भी, और ये दुर्भाग्य है भगत सिंह कोश्यारी जी का भी। अब उनको लंबा समय मिलता तो उनकी क्षमताओं के बारे में हमको पता लगता, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भगत सिंह कोश्यारी जी मेरे मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे प्रिय भी हैं, परम मित्र भी हैं, आदरणीय भी हैं, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। भगत सिंह कोश्यारी जी मैं ये मानता हूँ कि वो उत्तराखंड के चंद गिने चुने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के मूर्धन्य शख्सियत हैं। जब वो मैं यहाँ हम विधायक बने दोनों साथ में 2002 में, और 2007 तक उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और मैं एक विद्यार्थी के भांति, क्योंकि उनका लंबा अनुभव था, उनसे मार्गदर्शन भी लेता था। जब वो राज्यपाल बने तो मैं पहला व्यक्ति था, और उसका मेरी पार्टी ने
उसके कई निहितार्थ भी निकाले, कई बातें हुई। मैं सबसे पहले उनको जो है बधाई देने के लिए गया। मुझे ये लगता है कि उनका जो दृष्टिकोण, एक विज़न उत्तराखंड के बारे में था है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझते हैं यहाँ की जो घाटियाँ हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ की नदी नाले हैं, यहाँ का फ्लोरा और फौना है, क्योंकि उन्होंने बहुत साधारण तरीके से जब जो है अपना राजनीतिक और सामाजिक जीवन शुरू किया, वो बताते हैं कि किस तरह से वो अपने गांव में या पिथौरागढ़ में किस तरह से उन्होंने जो है वो मेहनत करके आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनमें जो मुझे लगता है, और मुझे ये कहने में कोई परहेज और गुरेज नहीं है, वो राजनीति में जो चाहते थे, देखिए सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ राजनीतिक रूप से, और उनको एक मौका मिलना चाहिए था राज्य की सेवा का, जो कि उनकी पार्टी ने और उनके राजनीतिक दल ने, या आप उस समय के जो लोग हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग थे, उनके साथ भी मेरे ख्याल से न्याय नहीं हुआ है, मैं ये मानता हूँ। भगत सिंह कोश्यारी को सूझबूझ वाला नेता माना जाता है। उन्होंने देश हित में कई फैसले लिए, हालांकि तब उन्हें राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन बाद में उन फैसलों का व्यापक प्रभाव भी दिखाई दिया। उनका टिहरी डैम में जल भराव का निर्णय भी उन्हीं फैसलों में शामिल है, जिससे आज बड़ी तादाद में बिजली का उत्पादन हो रहा है। जब वो ऊर्जा मंत्री के रूप में उत्तराखंड में थे, तो टिहरी डैम जो आज हमारा चालू हो गया है, जिसमें से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है, वो 30 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। और मैं कहूँगा कि उनकी जीवटता, उनकी कर्मठता और उनका एक कमिटमेंट था कि किसी भी कीमत पर उन्होंने जो है देश के हित को आगे रखकर, यानी पार्टी के हित को पीछे किया। उस समय में वो ऊर्जा मंत्री थे और वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट थी कि अगर ये टिहरी डैम के काम को फिर से चालू करवाया गया तो यहाँ पर टिहरी डैम तो बन जाएगा, लेकिन आपकी पार्टी चली जाएगी। कोश्यारी जी ने कहा उस समय कि मुझे पार्टी की चिंता नहीं है, मुझे अपने देश की चिंता है, और वही हुआ। टिहरी डैम तो बन गया, लेकिन उसके बाद चुनाव हुए तो वहाँ पर हमारी पार्टी सभी की सभी सीटें हार गई। वहीं भगत सिंह कोश्यारी को जब वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर संसद के 10 सदस्यीय सर्वदलीय पैनल की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य किया। कोश्यारी समिति ने सबूतों पर विचार करने और 8 महीने तक मौखिक बयान सुनने के बाद दिसंबर 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें समिति ने OROP में योग्यता पाई और उसके कार्यान्वयन की जोरदार सिफारिश की, जो एक अभूतपूर्व कार्य था। OROP के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये डिमांड 45 साल से एक्स सर्विसमैन की चल रही थी। फिर भगत सिंह कोश्यारी जी कमेटी ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया और प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने इसको पोल प्रॉमिस में डाल के, जैसे ही मई 2014 में गवर्नमेंट आई, इस पे काम किया गया और नवंबर 2015 को इसके लिए ऑर्डर दिया, और ये ऑर्डर 1 जुलाई 2014 से एप्लीकेबल था। इस OROP की मेन बात ये थी कि आप जिस रैंक पे रिटायर हुए सबको उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग कि सबकी सर्विस भी उतनी ही हो। इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और पूर्व विधायक काशी सिंह एरी भी उन्हें उसूलों पर चलने वाला शख्स मानते हैं। काशी सिंह एरी के मुताबिक उनका अपनी पार्टी और संघ के प्रति समर्पण राजनीतिज्ञों के लिए एक बड़ी सीख है। भगत सिंह कोश्यारी हमारे भगतदा हैं, वो पूरे उत्तराखंड के भगतदा हैं, पूरी तरह से समर्पित RSS के कैडर के हैं, और मैं उनके साथ गया हूँ कई जगह अपने स्टूडेंट लाइफ में, और बहुत सिंपल आदमी, बहुत ही डिवोटेड, डेडिकेटेड। उनका एक ही था कि वो RSS के कार्यकर्ता थे
और बहुत मजबूती से उसके साथ लगे रहे, आज भी हैं। अब वो संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, हमारे बड़े भाई हैं अब मैं क्यों कहूँ उनको। लेकिन वो अपने सिद्धांत पर, उनका जो सिद्धांत है हिंदुत्व का, जिससे मैं ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, उस पर हैं, अडिग हैं। अभी संवैधानिक पद में हैं, फिर भी उनकी आस्था, उनका वो वहीं है। ठीक है, अपनी जगह पर है, आदमी का अपना आस्था, अपना विश्वास है, वो करें। मेरी शुभकामनाएं। ये बात सही है कि भगत सिंह हमेशा उसूलों पर ही चले। उन्होंने अपने छात्र जीवन में संघ से जो सेवा की सीख पाई, उसे ही जीवन का आधार बनाया। उसी शिक्षा के बूते पर वे लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि कौन व्यक्ति उनके कितने करीब है या फिर किस समुदाय, धर्म और जाति का है। हर किसी को वो अपने साथ लेकर चले। जब भगतदा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे और भवनचंद खंडूड़ी जी, आदरणीय भवनचंद खंडूड़ी जी जनरल साहब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं हज का काम देख रहा था। तो मैंने कहा कि पहाड़ के 9 ज़िले जो मुस्लिम समाज के लोग कम हैं वहाँ पर और कभी गए नहीं हैं 60-65 साल में, तो अब जो है मेरा ऐसी नीति है, अगर आपको पसंद आए, कि उनको हज पे हज यात्रा जाने का मौका मिले और पहाड़ के 9 ज़िलों को भी मौका मिले। 4 ज़िले तो प्लेन के हैं, उनमें से कुछ ना कुछ जाते रहते हैं हज के लिए। और दोनों हमारे नेता वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने उन्हें एकदम ध्यान आया कि हाँ, ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है कि हमारे जो है वहाँ पर मुस्लिम भाई 9 ज़िलों में रहते हैं और बहुत से तो जो है हमारी भाषा ही वहाँ पर कुमायूं में भी बोलते हैं और पहाड़ के भी गढ़वाली भी बोलते हैं और उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। नीति बनाइए आप जो है ना। तो 9 ज़िले पहाड़ के हमने फ्री कर दिए और पहली बार 65 जो प्रार्थना पत्र आए थे 2008 में, तो 65 के 65 जो है ना हज यात्रा पर गए। मेरा इस बात को कहने का मतलब ये है कि वे सर्वप्रिय नेता है और जो है सारे समाज को साथ लेकर चलना और उनकी पीड़ा अपने अंदर रखना। बोलते कम है भगतदा, करते ज़्यादा है। भगतदा जी से मेरी मुलाकात कम से कम 5-6 बार हुई और उनके साथ हर अनुभव इतना अच्छा रहा कि हर बार एक नई चीज़ मुझे उनसे सीखने को मिली। और वो कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने जाए, मैंने एक चीज़ उनसे सीखी कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने अगर जा रहा है तो उसको वो अपने अनुभव का पूरा लाभ देते थे। और अगर कहीं से हमसे कोई किसी कार्य में कोई त्रुटि होती थी, कोई गलती होती थी, तो वो हमें ये समझाते थे कि इस कार्य को आपने कैसे करना है, इसमें आपने ये गलती करी है, इसमें आपने इसको कैसे ठीक करना है। तो भाई साहब के साथ एक बार मैं बैठा हुआ था इसी तरीके से, तो नैनीताल से एक उनको छोटा सा फ़ोन आ गया, किसी बालिका के भविष्य को लेके कोई बात। तो बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ लोग उस तरह से अधिकारी से बात करते नहीं है, सिर्फ टालने का काम ज़्यादा करते हैं अधिकारी को, हाँ देख लीजिएगा, कर दीजिएगा। लेकिन भगतदा ने उसी समय अपने निजी सचिव से कहा कि अभी तुरंत मेरी चेयरमैन से बात करा के इस बालिका के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस कार्य को तुरंत कराया जाए। तो बड़ा अच्छा लगा। भगत सिंह कोश्यारी जी के भाई जगत सिंह कोश्यारी जी के मुताबिक उनके बड़े भाई की नज़र में कोई पराया नहीं है। उनके मुताबिक जो भी उनसे मिला वे उसी के होकर रह गए। घर, गांव, परिजन, यहां तक कि देश के किसी भाग और प्रांत का व्यक्ति क्यों ना हो, वे सबसे समान प्रेम करते हैं। परिवार से बाहर अधिक ठहरा उनका है ना, वो तो हुआ ही है। तभी तो वहाँ पहुँचे। हम इतना ही सोचते हैं हमारे लिए नहीं, क्या कोई बात नहीं, इसी वजह से वो पहुँच जितने राज क्या कहते हैं उसमें ये प्रधान जिला पंचायत नहीं बने, ऊपर को तो सब बन गए वो। हाँ ना, अब प्रधान में बन गया, चलो गाँव का ठीक हो गया जी। तभी तो उसी वजह से मैं सोचता हूँ यार भगवान भी इनके इसी वजह से यहाँ पहुँचे जी 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 ना जी। तो जैसे आपके उनको ये नहीं ठहरा कि
निकलो बुद्धि से निकलो। बच्चों से भी कहते हो तेरे बच्चों पर बुद्धि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तुम भी निकलो, अपनी बुद्धि से तुम भी निकलो। भगतदा केवल राज्य के लोगों के मन में ही नहीं बसे हैं, राज्य के बाहर प्रवास करने वाले उत्तराखंड के मूल लोग भी उनके मुरीद हैं। फिर चाहे पूर्वी दिल्ली की मेयर रही नीमा भगत हों या फिर दिल्ली के देवली विधानसभा सीट के यूकेडी टिकट पर ताल ठोक चुके महेश मठपाल, हर कोई उनकी तारीफ करता है। मेरे बेटे की शादी में मैं उनके पास गई थी, उनके पास टाइम नहीं था, बहुत बिजी थे, क्योंकि उस वक्त और 2 बार वो दूसरी बार हमारे उत्तराखंड के वो सीएम भी रहे हैं, राज्यसभा से भी गए हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन उन पर कभी मैंने बड़प्पन नहीं देखा। ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। मैंने भगतदा को फ़ोन किया, मैंने कहा भगतदा बेटा की शादी है, बोले कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, डेट बता दे। मैंने डेट बताई तो सुबह 7:30 बजे मेरे घर आ गए कि देख मेरे को आज हल्द्वानी निकलना है और तेरे बेटे की शादी है, इसलिए मैं आ गया हूँ। इतनी बड़ी हस्ती और एक छोटे से कार्यकर्ता के घर ऐसे आ जाए तो ये अपने आप में मेरा भी सौभाग्य है और हम उत्तराखंड का सौभाग्य है, और शायद आज तभी हर उत्तराखंडी उन्हें प्यार करता है। मैं कोश्यारी जी से मिला हूँ, उनके ऑफिस में गया था जब ये दिल्ली में उत्तराखंड भवन में आए थे, तब भी मिला हूँ। बहुत सज्जन आदमी है, बड़े अच्छे पुरुष हैं, उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और अब राज्यपाल बने महाराष्ट्र के। अभी भी उनके लोगों को उत्तराखंड के प्रति सोच है और उत्तराखंड में अभी जहाँ भी जो भी है उत्तराखंड का आदमी जाता है और उनके लिए वो बिल्कुल 24 घंटे हाजिर रहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी बहुत अच्छे आदमी, स्वस्थ रहे, राजनीति में काफ़ी ऊपर आए। भगत सिंह कोश्यारी जी का राजनीति में बड़ा कद और सम्मान तो है ही, उनका सामाजिक जीवन में भी बड़ा योगदान है। लोगों की मदद करना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना और आम लोगों के साथ उनका अपनत्व सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को भी प्रभावित करता है। भगत सिंह कोश्यारी सुदूर दुर्गम क्षेत्रों से निकल करके राजनीति में प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचे, मुख्यमंत्री के बाद का सफ़र वो संसद में पहुँचे, संसद के बाद वो आज देश के एक बहुत बड़े राजभवन में हैं, क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र से निकल के वो व्यक्ति उस ओहदे पे पहुंचा है। वो इसलिए वो सबके लिए प्रेरणादायक है। सब लोगों को उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर बच्चा वहाँ तक का सफ़र तय करे जैसे भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। मैं इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि एक हमारा व्यक्ति राजभवन और राजनीति के ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो मुझे लगता है कि उस पद तक पहुंचने वाली पहली शख्सियत है कि जो मुख्यमंत्री भी रहा हो, सांसद भी रहा हो और सांसद रहने के बाद गवर्नर बना हो। और भगतदा जैसा सीधा सरल सहज आदमी, बहुत पुराने समय से मैं उनको भगत जी से परिचित हूँ। भगत जी का जो कैरियर था एक शिक्षक के रूप में उन्होंने 1974 शिशु मंदिर से उन्होंने शुरू किया था। पहले प्रवक्ता वो रामपुर कॉलेज में उत्तर प्रदेश के में लगे थे और वहाँ छोड़ के उन्होंने अपनी धरती पिथौरागढ़ की अपना गांव क्षेत्र चुना और वहाँ पर शिशु मंदिर में वो प्राचार्य भी रहे। 1975 तक वो वहाँ पे रहे। उन्होंने पढ़ाई का विस्तार किया, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, जहाँ पे शिक्षा का कोई साधन नहीं था, वहाँ पे भगतदा ने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। फिल्म, कला और लोक साहित्य से जुड़े लोग भी भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा सम्मान करते हैं। खासकर उत्तराखंड के लोकगीत, संगीत और साहित्य उन्हें काफी पसंद है। वहां की लोक कथाओं पर आधारित नाटकों के मंचन के लिए भी वे कलाकारों को प्रेरित करते रहे हैं। संस्कृति का सवाल है, संस्कृति के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे जिम्मेवारी दी कि मैं बाला गौरिया पर काम करूं, बाला गौरिया का मंचन करूं और 3 महीने लगातार उनकी उस बात को लेकर मैंने अध्ययन किया और बाला गौरिया पर एक 2 या सवा 2 घंटे का एक कुमाऊनी भाषा में नाटक मंचन किया, जिसको उन्होंने बहुत सराहा
उसका प्रसार और प्रचार अब दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं भगत सिंह कोश्यारी जी को नमस्कार करता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब भगत सिंह कोश्यारी जैसे लोग जो उत्तराखंड बागेश्वर जनपद के सुदूर गांव से निकलकर राजभवन तक जाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है, आगे बढ़ने के लिए एक हौसला बुलंद होता है। और मेरा तो एक छोटा सा वाक़या रहा है कि मैं एक जूरी में था, नाटक उत्तराखंड के तमाम कुमाऊं गढ़वाल के नाटक हो रहे थे, तो उसमें एज ए चीफ गेस्ट वो आए थे दिल्ली में किसी ऑडिटोरियम में। तो उसमें आकर के जो उन्होंने 2 शब्द बोले, तो उन्होंने शेक्सपियर का एक जो नाटक है एज यू लाइक इट, उसको कोट किया था कि कैसे दुनिया एक रंगमंच है और हम जो है ना सब अलग अलग अभिनय करते हैं, कभी रोने का कभी हंसने का, और ऊपर वाला जो है डायरेक्टर है। तो लगा कि नहीं, ये राजनेता नहीं है, ये कहीं ना कहीं साहित्य से भी जुड़े हुए हैं और उसकी बहुत गहराई से पकड़ भी रखते हैं। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ, ऐसे लोग अगर हमारे इस पूरे सफ़र में रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है उत्तराखंड में। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी का संस्कृति के प्रति जो जुड़ाव है वही उन्हें राज्य और राज्य के प्रवासी कलाकारों से जोड़ता है। दरअसल पहाड़ की संस्कृति से जुड़ाव के चलते ही वे आम लोगों तक पहुंचे। उनके बीच में उन्होंने एक अलग जगह बनाई, जिससे वे एक गंभीर राजनेता तो बने ही, पहाड़ की संस्कृति के ध्वजवाहक भी बने। कोई भी राजनीतिज्ञ संस्कृति से जुड़ा है, अपनी जनता से जुड़ा है। जनता से जुड़ने का मतलब ही अपनी संस्कृति से जुड़ना मैं मानूंगा, वो उनमें बखूबी है। मतलब अगर हम कहें कि अगर आज उत्तराखंड में कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है जो जन जन तक पहुंचा है आज के युग में, जो लाइव है, वो भगत सिंह कोश्यारी जी है। जो हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी है, हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे नेता हैं और सबसे बड़ी बात है वो हमारे उत्तराखंड को अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ, और हमारे उत्तराखंड के कलाकारों को समझते हैं और जो भी उनके पास जाता है सबको मान सम्मान देते हैं। मुझे भी उनके हाथ से सम्मान मिला है और जहाँ भी कहीं पे भी मिलते हैं तो अच्छी तरीके से मिलते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है। और कोश्यारी जी, आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के लिए बहुत बहुत ढेर सारी, मैं आशा नेगी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद और नमस्कार। भगत सिंह कोश्यारी जी का दायरा लोक संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। फिल्म और रंगमंच से जुड़े जिन लोगों ने उनके साथ मंच साझा किया, वे लोग भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हर कोई उनकी सरलता और सादगी का कायल है। जब भी मैं उनको कभी सुनता था स्टेज में, 1-2 बार तो मैंने उनके साथ स्टेज शेयर भी की थी, तो वो बहुत ही सरलता के साथ बोलते थे, बड़े उनके कन्विक्शन के साथ बोलते थे। और अब हम जब ये सुनते हैं कि जब चीफ मिनिस्टर थे तब तो आम लोग उनसे मिलते थे, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, चीफ मिनिस्टर हैं, हम उसी लहजे से बोलते थे। अब आज गवर्नर हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं तो उनके वही आपने अपना जो बुनियादी जो आपका व्यवहार रहा, बुनियादी जो सरलता रही और बुनियादी जो एक लोगों से जो प्रेम है वो अभी मेंटेन किए हुए हैं। ये वास्तव में पहाड़ की जो संवेदनशीलता है उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं और समाज की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी सादगी के प्रतीक है। इतने ऊंचे पद में रहने के बावजूद भी वो अभी भी अपने रूट्स को नहीं भूले हैं। हमें मालूम है कभी भी उत्तराखंड के व्यक्तियों को कोई प्रॉब्लम समस्या होती है तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी आज हर पहाड़ियों के लिए एक आदर्श है और एक सादगी का प्रतीक है। भगत सिंह कोश्यारी राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे, ये बात सभी को मालूम है, लेकिन साहित्य में उनकी रुचि के बारे में कम ही लोग जानते हैं। असल में भगत सिंह कोश्यारी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था, जिसके चलते उनकी रुचि भारतीय साहित्य के साथ साथ विदेशी साहित्य में भी रही है। उन्होंने अपने अध्ययन और अध्यापन के दौरान देश विदेश के साहित्य को तो पढ़ा ही है, वे अपने भाषणों में भी उसका उल्लेख करते रहे हैं। जब वो वहाँ थे, जब मैं उनसे मिला था तो वहाँ संभवतः एक प्रेस चलाते थे, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, पत्रिका निकालते थे, ऐसा कुछ कहा था। तो उसके बाद मैंने कोई ख़ास ध्यान इस तरह पर नहीं दिया था। पर उस आदमी का इस तरह से आगे बढ़ना और इतने महत्वपूर्ण पद पर रहना
उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कोई कम बड़ी बात नहीं है। वो निश्चित रूप से उनमें कोई प्रतिभा होगी जो है। देखिए, जहाँ तक सहमति एवं सहमति का सवाल है, राजनीतिक विचारधारात्मक सहमति तो होनी चाहिए, तभी ये समाज चलता है, तभी विचारों का और समझ का और दुनिया का विकास होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मुख्यतः शिक्षा संस्थानों और अर्बन एरियाज़ का कार्य क्षेत्र माना जाता था, उन्होंने अपने अर्बन क्षेत्र से निकलते हुए ग्रामीण क्षेत्र में संघ के माध्यम से कार्य करते हुए राजनीति में अपना स्थान बनाया और उनकी सहिष्णुता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनकी सफलता के पर्याय बने और वे आज इस पद पर हैं। आज उत्तराखंड राज्य राजनीतिक रूप से काफ़ी विकसित हो चुका है। आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम आगे आएंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी स्वस्थ रहें और उनको भारत की राजनीति में अभी एक और सोपान उनको चढ़ने को मिले। मुख्यमंत्री से राज्यपाल और राज्यपाल के बाद जो भी सोपान तय होते हैं उन तक वे पहुँचे, ऐसी हमारी मनोकामना है। भगत सिंह कोश्यारी प्रोफेशनल्स के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। लोग उन्हें फकीर मानते हैं, ऐसा फकीर जिसने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। उन्होंने उस वक्त नौकरी को ठुकरा दिया जब उनके परिवार को उनकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तमाम अवरोधों के बावजूद वे समाज सेवा के कार्यों में जुटे और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहे। कोश्यारी जी को मैं दिल्ली में काफ़ी बारी मिला, क्योंकि मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता था और मैं प्रैक्टिस भी दिल्ली में ही करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और जब भी उनसे मिला, मैं एक बहुत मेरे को सामान्य व्यक्ति लगे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट देखे, बहुत उन्होंने उतार चढ़ाव देखे। मैंने उनको तब भी देखा था जब वो बहुत एक अपने शुरुआती दौर में थे, और आज भी मैं देखता हूँ तो वो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो के गवर्नर आज की डेट में है, उससे पहले वो गोवा के भी गवर्नर रहे हैं। तो जब अपना आदमी, अपने प्रदेश का आदमी, अपने परिवार का आदमी इस पद पर और ऐसे ऊंचाई पर जाता है तो हमें गर्व होना स्वाभाविक है। और मैं एक वकील होने के नाते मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में उत्तराखंड को ख़ास तौर पे उनके पद से, उनके सहयोग से, उनके कंट्रीब्यूशन से बहुत फ़ायदा होगा, उत्तराखंडियों का भला होगा। और मैं उनके लिए शुभकामना करता हूं और आशा करता हूं कि वो उत्तराखंड के लिए इसी के तरह काम करते रहेंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी को हम बचपन से जब उत्तराखंड बना था उसके बाद से उनको काफ़ी उनके बारे में सुना, और जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी मेरे ससुर जी ने उनके बारे में मुझे जितना भी बताया, उससे मुझे यही पता चला कि वो एक काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए, काफ़ी सुलझे हुए, समझदार और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने वाले, समझने वाले, ग्राउंड वर्क में काम करने वाले इंसान हैं। और जितना भी उनके बारे में सुनती हूँ ऐसा गर्व महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे कोई अपना ही है जो इतने आगे बढ़ गया है। और हमेशा अपने साथ अपने बच्चों और अपने कलीग्स सबको मैं यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही बनना चाहिए हमें। अगर हम उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड का नाम ऐसे ही आगे रोशन करना चाहिए, जैसे कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। करीब 2 साल पहले मैं दिल्ली एक नाटक देखने गया, बालागोरिया, और जब नाटक समाप्त हुआ कोश्यारी जी मंच में आए और उन्होंने जो वहाँ पर शब्द बोले तो उनसे पता लगा कि वो कितना जागरूक है अपने कल्चर के बारे में और कितना वो फोकस है अपने प्रोफेशन के बारे में। उससे मैं इतना उत्साहित हुआ कि मेरे अंदर भी एक ललक जागी कि क्यों मैं भी अपने कल्चर के बारे में ना समझूं, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। उसके बाद से मेरे अंदर भी जागरूकता आई और मैं भी किताबें और अपनी संस्कृति के बारे में जानने लगा। तो कोश्यारी जी का मेरे जीवन के कल्चर के उसमें एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। भगत सिंह कोश्यारी जी ने लंबे वक्त तक पर्वत पीयूष अखबार का संचालन और संपादन किया है। इसके चलते उन्हें पत्रकारिता से जुड़े लोगों के कर्तव्य, दायित्व और परेशानियों की समझ है। वे जब भी पत्रकारों से मिलते हैं बड़ी ही आत्मीयता से मिलते हैं, जिससे वे पत्रकारों के हमेशा से प्रिय रहे हैं। कोश्यारी जी को आप गांधीवादी भी कह सकते हैं। वो पूरे जीवन भर सादा जीवन जीते आए हैं। उनके वस्त्र बेहद साधारण होते हैं,
वो धोती कुर्ता टोपी पहनते हैं, एकदम पहाड़ी पहचान है उनकी। उनका भोजन बेहद सादा है। वो अमूमन अपने भोजन में खिचड़ी खाते हैं या कड़ी चावल खाते हैं। तो ये साधारण बात नहीं है। जब आप इतने बड़े पद पर पहुंच जाएं, उसके बाद भी आप सादा जीवन जीते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपना स्थानीय अपना गाँव का उनका दौरा करते थे और कैसे उनके द्वारा जो है अपना वहाँ के लोगों का अपना विकास हो और किस तरीके से वहाँ के स्कूलों का विकास हो, किस तरीके से अपना जो स्वास्थ्य सुविधाओं का, वो उनकी जो एक पकड़ थी, वो इस पकड़ के माध्यम से ही वो एक अपना जो मुख्यमंत्री का जो दायित्व है यहाँ तक वो अपना पहुँचे और जो मुख्यमंत्री बने। हालांकि बहुत कम समय तक उनका अपना वो इस दायित्व पर अपना रहे, लेकिन ये उत्तराखंड का सौभाग्य रहा कि एक साधारण घर का आदमी, एक अभाव का जीवन जिस व्यक्ति ने जिया, वो व्यक्ति एक अपना मुख्यमंत्री के पद पर अपना वहाँ पहुँचा है, क्योंकि नित्यानंद स्वामी के बाद फिर वो अपना मुख्यमंत्री बने थे। तो जिस तरीके से, हालांकि नरेंद्र तिवारी अपना उत्तराखंड के काफ़ी अपना एक 5 वर्ष तक का पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के अगर हम जीवन की अगर बात करते हैं तो उनका भी जो अपना पूरा जो एक राजनीतिक अपना जीवन है, जो आज अब हमारे अपना महाराष्ट्र के अपने राज्यपाल के पद तक पहुँचे हैं, तो जो भी उनके अंदर की जो एक अपना ईमानदारी का एक जो फूट था, तो यही एक अपना कारण रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी का नाम जो है आज पूरे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिंदुस्तान के में जो है बड़े सम्मान से लिया जाता है। भगत सिंह कोश्यारी साल 1996 में यूपी विधान परिषद के सदस्य बने। उस वक्त उनकी उम्र करीब 55 साल थी, लेकिन तब तक वे प्रदेश में एक स्थापित राजनेता हो चुके थे। वे देश के उन चंद नेताओं में शुमार हैं जो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। भगत ऐसा देश का कोई एक सदन नहीं है जिस सदन के मेंबर रहेंगे। भारत की लोकतंत्र में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, चारों की चारों सदनों में रहने का भाग्य भगत को मिला। और जब जब अपना नया नया अवसर उनको मिला तो उसको जनता की सेवा में समर्पित करने का काम उन्होंने किया। भगत सिंह कोश्यारी भले ही आज महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और उनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी वे एक साधारण जन की भांति जीवन जीते हैं। उनके जानने वाले कहते हैं कि महाराष्ट्र के राजभवन में उनसे मिलना बेहद आसान है। वहां वे किसी तरह की औपचारिकता के बिना ही लोगों से मिलते हैं। कि संसद के दोनों सदनों में 2009 और 2014 में तो मैं सांसद इनके साथ था और इनका प्रेम, इनका स्नेह, भगत सिंह जी कोश्यारी जी का जिस प्रकार से प्यार आता है, अभी चर्चा क्या शादी, बड़े ही साधारण व्यक्ति। और अभी भी जब राजभवन में रहते हैं तो राजभवन में राजा के जैसा नहीं, एक प्रजा की भूमिका अदा करते रहते हैं और वहाँ भी प्रजा की चिंता करते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में लिखा है, जासु राज प्रभु प्रजाधिकारी सो नृप हो नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी हो उस राज में राज करने वाला नरक का अधिकारी होता है। और यह भूमिका कोश्यारी जी बराबर अदा करते रहते हैं। महाराष्ट्र की जनता के बहुत प्यारे हो गए। मेरे जनता आज भी वहाँ की महाराष्ट्र की जनता ज़्यादा करके अपनी व्यथा भी कहती है और उनकी व्यथा को भी ये सुनते हैं, बड़े दिल से प्यार से उनकी व्यथा को सुनकर उसके समाधान का विचार का उपाय करते रहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी को आम लोगों से मिलना बहुत पसंद है। वे महाराष्ट्र के राजभवन से बाहर निकलकर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर भी जाते हैं, जिससे महाराष्ट्र की ग्रामीण जनता से भी उनका संवाद बना हुआ है। उनके जानने वाले कहते हैं कि जब भगत सिंह कोश्यारी दौरे पर निकलते हैं तो वे टिफिन और खानसामा साथ लेकर नहीं चलते हैं, जिसके चलते कई अवसर ऐसे भी आए जब वे पूरे दिन भोजन नहीं कर पाए। उसके बावजूद उनके चेहरे पर कभी थकान नजर नहीं आई। मैंने अभी उनको बताया कि मेरा अभी तक भोजन नहीं हुआ है, तो उन्होंने मुझे संवेदना नहीं दी। ठीक है, क्या बात है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भोजन। ये होते हैं असली, जिसको कहते हैं नेतृत्व, जो हौसला बढ़ाता है कि काम और करो, अपने खुद की सुख सुविधा के बारे में मत चिंता करो और रो मत। और वास्तव में मुझे यही बात पसंद आती है भगत दा की
कि सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल और बढ़ाना, गाइड करना कैसे काम और अच्छे तरीके से हो सके। महाराष्ट्र में भी जब मैं उनके पास गया गवर्नर हाउस में मिलने, तो इतना अच्छा लगा, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई लंबे चौड़े, हमारे को लगा जैसे घर आए, कोई बड़े उच्च पद पे फॉर्मेलिटीज जो होती है वैसा कुछ एहसास नहीं। भगत सिंह कोश्यारी अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद करने वाले शख्स हैं। वो अक्सर कहते हैं, अंधेरा हमेशा नहीं रहता है, उसके बाद उजाला आना तय है। ध्यान है, जब हम पढ़ते थे रेडियो शाम को 9:15 बजे ध्यान से सुनते थे। अब संसद समीक्षा आ रही है, 2 दिन बाद अखबार मिलता था, देखते थे संसद समीक्षा, क्या बढ़िया लोग एक से एक बोलते थे। उनमें से कोई बीजेपी का तो किसी जमाने में थोड़े बहुत क्षमा प्रसाद में दिए रहेंगे, बाद में थोड़ा अटल जी आए होंगे, बाकी तो कितने लोग थे रामनाथ बीजेपी के नहीं थे, कोई भूपेश गुप्ता नहीं थे, हेलेन मुखर्जी नहीं थे, कोई पीलू मोदी नहीं थे, लेकिन क्या बोलते थे, लगता था कि हाँ संसद है, सांसद है, इच्छा होती थी। मैं भी हमेशा बचपन से मैंने कहा कोई इलेक्शन में लड़ूंगा, पर अभी करके नहीं सोचता यार एक बार संसद में जाता तो कैसे होता, उनको देख करके इनसे प्रेरणा मिले ऐसा एक प्रकार से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने कहा मैं अंधेरे में भी उजाला दिखता हूँ, और मेरा विश्वास है आप चिंता न करें पीलू जी, एक बार फिर से संसद का वो स्वरूप आएगा और हमारा नेतृत्व निश्चित रूप से हमारे भारत की जनता ऐसे ही लोगों को भेजेगी जो संसद जाकर के संसद चलाएंगे, संसद में देश का ही भला करेंगे, निश्चित रूप से उसमें आएगा। असल में पहाड़ों की कठिन परिस्थितियां वहां के लोगों को विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। भगत सिंह कोश्यारी को भी पहाड़ों से ही कठिन हालात में संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। यही वजह है कि वो पहाड़ों से जारी पलायन के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उन्होंने हमेशा स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की वकालत की और अपने स्तर पर कोशिशें भी जारी रखी। मेरा प्रदेश जो है वो एकदम हिमालय से लगा है। उस हिमालय से लगे हुए लोग आज भी अपनी आजीविका केवल ऊन काट करके वस्त्र उद्योग से चलाते हैं। और मेरे यहाँ एक सबसे जो दयनीय स्थिति है कि हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र में नैनीताल उधम सिंह नगर में पहले 2 कताई मिलें थी, वहाँ एक प्रकार से कोऑपरेटिव के अंदर बनी थी, आज उनकी हालत बंद होने की है। इतनी सारी जमीन पड़ी है, इतने सारे वहाँ पर मजदूर अभी स्किल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार स्किल लेबर की बात करते हैं, वहाँ पर स्किल लेबर है, लेकिन वो बेरोजगारी की स्थिति पर आया है, बेरोजगार होने के हालत खराब हो रही है। और ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम वो जब अपना विचार इस एनटीसी के मिलों के बारे में कर रहे हैं, इस एनटीसी के बारे में एक विधेयक ला रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर और विशेष करके कम से कम मेरे है कताई अगर वो बंद हो गई और जिस हालत में जा रही है, तो मैं चाहूंगा कि मैं बहुत इस पर लंबा न जाते हुए कि वो उन मिलों को एनटीसी के साथ ले लें या फिर वहां पर एक टेक्सटाइल पार्क खोल करके और उन मिलों को अपने हाथ में लेकर के, जो पहाड़ में आज पलायन हो रहा है, जो उद्योग की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो रही है, वहां जो रोजगार प्राप्त लोग हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस समय इस एनटीसी बिल का पर आगे और विचार करें। भगत सिंह कोश्यारी पहाड़ी इलाकों से हो रहे पलायन को लेकर ही चिंतित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तराई में बंद पड़ी मिलों और कंपनियों को लेकर भी संसद में आवाज उठाई। उन्होंने राज्य में बेरोजगारी घटाने के लिए बंद पड़ी कंपनियों को खोलने की मांग की। मेरे स्टेट में, मेरे क्षेत्र में एचएमटी की फैक्ट्री थी, वो घड़ियां बनाना बंद हो गया। जिन लोगों ने वो, जिनकी सरकार में वो घड़ी बनाने का कारखाना शुरू हुआ, मुझे लग रहा है कि उन लोगों की घड़ी भी अब बंद होने वाली है। लेकिन कम से कम अब हमारी सरकार आई है, वहां अगर आप घड़ी न बनाए तो मेरा क्षेत्र पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है, वर्तमान सैनिकों का क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में वहां डिफेंस की हमारी कमेटी गई है, उसने कहा कि यहाँ डिफेंस के प्रोडक्शन होते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां तत्काल डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया जाए। भगत सिंह कोश्यारी को देश और दुनिया के लोग
एक शिक्षक, लेखक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ की भूमिका के तौर पे तो देख ही चुके हैं, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि वे मध्य हिमालय में पैदा हुए वो शख्स हैं जिनका मन राजभवन से ज्यादा लोगों के बीच पहाड़ के गांव में लगता है। वे एक समाज सेवी की तरह उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए हर वक्त प्रयास करते रहे हैं। यही वजह है कि पहाड़ के लोग भी उन्हें अपना मित्र, भाई और नाते रिश्तेदार के रूप में देखते हैं। न किसी का डर, न किसी का भय। जिंदगी के सफर में न जाने कितनों को उसने राह दिखाई। जो अपने थे उनकी तो उंगली पकड़ी ही, जो पराए थे उनको भी रास्ता दिखाया। सियासत के आसमान पर वो अकेला नहीं चमका। जो साथ आया उसे साथ रखा, जो दूर गया उसे भी रोशन किया। न कोई उसका विरोधी है, न उसने किसी को पराया समझा है। तभी तो 80 बरस की उम्र में भी उसका सूरज चमक रहा है।